हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके सामने एग्रीकल्चर के कुछ नए टॉपिक। लेकिन इससे पहले कि टॉपिक शुरू किया जाए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और सभी को शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ज्वार एंड माइज स्टेम बोरर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेप्डोप्टेरा, फैमिली पैरालिडिडी, जीनस इसका है चिलो और स्पेसीज है पार्टुलस। इसको कुछ इसके लोकल नेम्स के द्वारा भी जाना जाता है, जैसे मकोड़ा, मकाया, ओबरा, रतवा, कनका, गुंडी, खेरा आदि। इन नामों से इसको लोकल लैंग्वेज के तौर पर भी जाना जाता है। इसके जो होस्ट प्लांट हैं वो हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना आदि। वैसे तो ये स्पेशली जो इंसेक्ट है वो ज्वार और बाजरा का है, लेकिन ये मक्का और गन्ना पर भी नुकसान पहुंचा देता है। अगर बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये इंसेक्ट पूरे भारत में ऑल ओवर द इंडिया, और इंडिया के अलावा, भारत के अलावा अगर बाहर निकलें तो भारत के कुछ जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, बर्मा, जापान, चीन, कोरिया आदि ऐसे देश हैं जहां पर ये इंसेक्ट हमें देखने को मिलता है। भारत में जहां भी ज्वार या मक्का की जो है खेती की जाती है वहां पर ये पाया जाता है। बात करते हैं कि कैसे ये नुकसान पहुंचाता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और डैमेज क्या है इसका। तो जैसा कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, ये ज्वार, बाजरा और मक्का के तनों को इन्फेक्टिव करता है, इन्फेक्शन फैलाता है उनके अंदर। इस इंसेक्ट की जीवन की कई स्टेज हैं, जैसे एग है, लार्वा है, प्यूपा है, एडल्ट है। लेकिन इन चारों स्टेज में से जो लार्वल स्टेज है वो बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, केवल वही नुकसान पहुंचाती है। कारण उसका ये है कि जो लार्वल स्टेज है उसमें काटने और चबाने वाले मींस वाइटिंग एंड च्यूइंग टाइम माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। जबकि इनकी जो एडल्ट स्टेज होती है उस समय डायरेक्टली कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। लार्वा मक्का को, जब मक्का छोटे छोटे पौधे होते हैं यानी छोटी अवस्था होती है, और तब नुकसान पहुंचाते हैं उसको। और जबकि जो ज्वार है, ज्वार के पौधे जब कुछ छोटे हों या बड़े हों या फिर जो पुराने पौधे हों उनको नुकसान पहुंचाती हैं। अंडे से निकलने के बाद जो छोटे छोटे इसके लार्वा हैं वो प्लांट की जो सॉफ्ट लीव्स होती हैं, कोमल पत्तियां होती हैं, उनको खाती हैं, या जो मध्य कलिका है उसकी पत्तियों को खाते उनके बीच में से घुसकर वो तने के अंदर पहुंच जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो मध्य कलिका है वो या तो मुरझा जाती है ना, या बाद में वो जो बाद में जो है क्या करेगी, सूख जाएगी। सूखी हुई कलिका के आधार पर हम देखेंगे अगर तो हमें एक डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का स्पॉट नज़र आता है। इससे एक बहुत ही गंदी एक स्मेल आती है, और अगर इसको हम पकड़ कर खींचें तो आसानी से टूटकर निकल आता है। इसको हम बोलते हैं डेड हार्ट। लार्वी पौधों की जड़ों को छोड़कर बाकी जो भी इसका हिस्सा है प्लांट्स का, सारे हिस्सों पर अटैक करती है, और जिस समय ये लार्वी स्टेम में पहुंच जाती है तो तने के गूदे को खाती हुई ये रूट्स की तरफ बढ़ती हुई एक टनल बनाती है। टनल का अगर कलर देखें तो डार्क ब्राउन होता है, और उसमें भी जगह जगह पर हमें डार्क ब्लैक स्पॉट देखने को मिलते हैं, काले धब्बे देखने को मिलते हैं।
एक ही प्लांट में हमें कई लार्वी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इन लार्वी को इनकी जो एलिमेंट्री जो स्टेज है, प्रारंभिक अवस्था है, अगर वो लग गई हो तो कभी कभी तो क्या होता है कि जो पूरी फसल है, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। या कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो मध्य कलिका है उसके नष्ट हो जाने से उससे नीचे से कई ब्रांच निकल आती हैं, जिससे प्लांट्स की जो डोज है, जो खुराक है, वो इन अलग अलग ब्रांच में बढ़ जाती है। इससे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसके अलावा जो ब्रांच हैं उन पर या तो भुट्टे लगते ही नहीं, और अगर लगते भी हैं तो उसमें ठीक से दाने नहीं बनते। इसी वजह से जो हमारी फसल है उसमें बहुत अधिक कमी हो जाती है, और जो नुकसान आका गया है वो 20 से 30% तक बताया जाता है। लेकिन अगर इसका अटैक तेज़ी के साथ हुआ हो तो लगभग 83.7% तक उपज में कमी आती है। मक्का की फसल को सबसे अधिक जो क्षति होती है, नुकसान जो होता है, वो अगस्त के महीने में होता है, और ज्वार को सितंबर अक्टूबर के बीच में नुकसान होगा। इस तरह से अगर इस कीट का जो आक्रमण है, जो अटैक है, वो गर्मी के शुरू होते ही मार्च अप्रैल में बोई जाने वाली ज्वार से प्रारंभ हो जाता है, और इस प्रकार से इनका जो प्रकोप है वो मार्च अप्रैल से लेकर नवंबर तक बना रहता है। बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, जो इसका जीवन इतिहास है। तो आपको जैसा कि बता चुके कि इसके पूरे जीवन में हमें 4 स्टेज देखने को मिलती हैं: एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ये 4 स्टेज हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज है इसकी वो है एग। फीमेल इंसेक्ट कॉपुलेशन के 2 दिन के बाद एग देना स्टार्ट करती है, जो कि एग जो हैं वो शाम के समय पत्तियों की जो लोअर सरफेस है या मिड वेन्स के पास में ग्रुप में दिए जाते हैं। इनकी संख्या 4 से 20 तक होती है। एग एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर दिए जाते हैं, जिससे एक स्पॉट दिखाई देता है, और प्रत्येक एग जो है उसका कलर होता है लाइट येलो कलर। ये फ्लैट होते हैं, लगभग 1 मिलीमीटर लंबे होते हैं, लेकिन जैसे ये पकते हैं, पकने के बाद इनका कलर हो जाता है डार्क ब्राउन या ब्लैक। उसके बाद 2 से 5 दिनों में अंडे पककर फूट जाते हैं और उनसे लार्वी बाहर निकलते हैं। एक फीमेल औसतन अपने जीवन काल में 250 से 300 तक अंडे देती है। जो अंडे देने का टाइम है ये अप्रैल से सितंबर तक माना जाता है। अंडों से निकलने वाले जो लार्वी हैं वो लगभग 2 मिलीमीटर लंबे और डस्टी वाइट कलर या गंदे सफ़ेद रंग के होते हैं। इनके बदन पर अगर हम देखेंगे, इनकी बॉडी पर, तो रेसे पाए जाते हैं, जबकि सिर इनका काले रंग का होता है। वाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होने के कारण ये पत्तियों को खाती रहती है और इसके बाद तने में छेद करके अंदर घुस जाती है। यहीं पर लार्वी अपना जीवन को व्यतीत करता है। सिंपल कंडीशन में अगर देखें तो लार्वी का जो लाइफ स्टेज है वो 21 से 28 डेज का होता है, लेकिन कभी कभी जब विंटर होती हैं, सर्दियां होती हैं, सर्दियों में ये समय लगभग बढ़कर 193 दिन हो जाता है, 193 डेज लगभग हो जाता है, क्योंकि इस समय ये जो कैटरपिलर है ये हाइबरनेशन शो करती है, शीत निष्क्रियता को दिखाती हैं। इसके बाद जब लार्वी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो इसका रंग मटमैला सफ़ेद हो जाता है, जिसमें जगह जगह पर देखेंगे तो ब्लैक स्पॉट हमें दिखाई देंगे और प्रत्येक स्पॉट पर एक ब्राउन कलर का बाल भी पाया जाता है। लंबाई इनकी हो जाती है अब 27 मिलीमीटर की, और इस प्रकार लार्वी वेल डेवलप्ड हो जाती है, जो टनल से तने में बाहर की ओर एक पोर बनाती है, एक होल बना देगी, और इस होल से प्यूपा के बाद एडल्ट बाहर निकलता है। इसके बाद आती है पोजीशन प्यूपा की। वेल डेवलप्ड लार्वी उस होल के पास एक पतला लेयर बनाकर बुनकर उसमें उस होल की ओर मुंह करके
इनएक्टिव स्टेज में प्यूपा में बदल जाती है। प्यूपा स्टेज हमेशा तने के अंदर ही होता है और ये लाइट ब्राउन कलर का होता है जो बाद में डार्क ब्राउन हो जाता है। मोस्टली जो प्यूपा है वो उसकी लंबाई 10 से 13 मिलीमीटर तक होती है और यहाँ मेल और फीमेल दोनों को आसानी से पहचाना जा सकता है। जो मेल प्यूपा होता है वो फीमेल की अपेक्षा छोटा होता है और थोड़ा सा पतला होगा। प्यूपा स्टेज चलती है 4 से 7 डेज़ की। इसके बाद जो लार्वी द्वारा जो होल बनाया गया है उस होल के द्वारा एडल्ट बाहर निकल आता है। अगर स्टेम का जो होल है वो किसी पतली मेम्ब्रेन से बंद हो तो इसका मतलब है कि प्यूपा भी अंदर है और अगर वो पोर खुला है तो इसका मतलब कि एडल्ट बाहर निकल चुका है। स्टेज आती है अब एडल्ट की। एडल्ट इंसेक्ट का रंग हल्का पीला भद्दापन लिए होता है। इसका सिर छोटा, आंखें बड़ी और सिर के आगे की ओर एक झूठी नाक होती है। या झूठी नाक का मतलब है कि नाक की तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। 2 जोड़ी इसमें विंग्स होते हैं जिसमें अगले सूखी हुई पत्ती के रंग के होते हैं, जैसे लीव्स होती, पत्तियां होती जो सूख जाती हैं, हल्की सी ब्राउन हो जाती हैं और इन पंखों पर ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं। जबकि अगर पिछले जोड़ी पंखों की बात करें तो वाइट कलर के होंगे, सफ़ेद रंग के होते हैं। और पंखों को अगर विस्तार देखा जाए, ये पंख फैलाए हुए अगर मेल को देखा जाए तो मेल लगभग 25 मिलीमीटर लंबा होता है जबकि फीमेल 28 मिलीमीटर होगी। ये जो इंसेक्ट हैं ये रात्रि में प्रकाश द्वारा आकर्षित होते हैं, नेक्टोरियल इंसेक्ट होते हैं ये। मेल और फीमेल इंसेक्ट प्यूपा से निकलने के बाद ही कॉपुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। कॉपुलेशन के बाद मेल मर जाता है जबकि फीमेल अंडे देने के लिए 2 से 3 दिन तक जीवित रहती है और अंडे देने के बाद यह भी मर जाती है। इस तरह से अगर हम देखें तो पूरी जो एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है इस इंसेक्ट की वो 29 से 41 दिन में कंप्लीट हो जाती है और 1 साल में लगभग 4 से 5 जनरेशन हमें देखने को मिलती हैं। सर्दियों के समय में एडल्ट, प्यूपा और जो एग है वो सभी मर जाते हैं। केवल जो कैटरपिलर जो है जो हाइबरनेशन में है वही जीवित बचती है। हाइबरनेशन मतलब जो प्यूपा स्टेज चली जाएगी वो बच जाएगी, जबकि एडल्ट होगा या लार्वा होगा या फिर जो एग होंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। केवल प्यूपा रूपी जो लार्वी हैं केवल ये ही सुरक्षित रहती हैं। बात करते हैं कंट्रोल की। इतना हानिकारक जो इंसेक्ट है जो हमें इतना नुकसान पहुंचाता है उसका कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कंट्रोल करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो पहला तरीका ये है कि आप साफ़ सफाई पर ध्यान दें। और इसके लिए क्या करना है कि जैसे ही फसल समाप्त हो तो उसके बाद जितने भी इसके अवशेष रह गए हैं फसल के उन सबको इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करके उसको जला दीजिए। उससे ये होगा कि जो हाइबरनेशन वाली जो इनकी लार्वी हैं वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल तरीका है कि आप लाइट ट्रैप का यूज करें। आपको मालूम है कि ये जो कीट है वो रात्रि के समय प्रकाश के प्रति आकर्षण रखता है, आकर्षित होता है। तो ऐसे में रात्रि के समय आप लाइट ट्रैप लगा दीजिए। एडल्ट इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर उधर आएगा और वहाँ पर उसको आसानी से हम नष्ट कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पर हम मिक्स्ड क्रॉप का यूज करें, ज्वार और बाजरा को मिलाकर खेती करें तो भी यहाँ पर इसका प्रकोप कम हो सकता है। चौथा तरीका ये है कि अगर खड़ी फसल पर ये इंसेक्ट लग गया है तो हम जो नीचे की जो दवाई दी गई हैं उन दवाइयों में से किसी का भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। और इसका जो तरीका रहेगा वो रहेगा 2, 5 और 7 सप्ताह बाद पानी की उचित मात्रा मिलाकर हम यहाँ पर छिड़काव करेंगे। जैसे डाइमेक्रॉन 85% SL, 200, 250 और 300 मिलीलीटर के हिसाब से। थायोडान 35 cc को हम लेते हैं 1 लीटर दूसरे सप्ते में, 5वें सप्ते में 1.25 लीटर और 7वें सप्ते में 1.5 लीटर।
कार्बारिल 50% जो सॉलेबल चूर्ण है उसको 1 लीटर के हिसाब से 2 सप्ताह में, 5वें सप्ताह में 1.5 लीटर और 2 किलोग्राम को लेते हैं। 7 सप्ताह बाद पानी की उचित मात्रा मिलाकर हम छिड़काव कर देते हैं। अगला जो तरीका है वो है इसका कि ग्रेनुल में से किसी एक की दी गई मात्रा को प्रति हेक्टेयर को बोने से 15 से 20 दिन के बाद जो है उसमें अगर हम दें तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जैसे लिंडेन 6% ग्रेनुअल्स 20 किलोग्राम, थायोडान 4% ग्रेनुअल्स 15 किलोग्राम के हिसाब से। इसके प्रयोग करने के 3 सप्ताह बाद या तो ऊपर दी गई दवाओं में से किसी एक का छिड़काव करना चाहिए या ग्रेनुअल्स को 15 से 20 किलोग्राम की दर से पौधों के पॉटों में डालना चाहिए। इसके अलावा इसके कुछ नेचुरल एनिमीज़ भी हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट जो ओवापर पैरासाइट हैं जैसे टाइकोग्रामा मिनटम, ब्रैकन चाइनेसिस, और कुछ जो पैरासाइट हैं इसके लार्वी पर जैसे माइक्रो ब्रैकन चिलोसिडी, या फिर दूसरा है एपेंटेलस फ्लेविपस, जैंथोपिमला स्पीसीज, या फिर बिलीपैंथ्रीपोडा। ये ऐसे इंसेक्ट हैं जो पैरासाइट हैं, तो इनसे इनके द्वारा भी इस पर जो है रोक लग सकती है। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक, और अगली बार फिर कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।